रिकॉर्डिंग जो करता हूँ, ठीक है। चलो रिकॉर्डिंग शायद हो स्टार्ट हो गई है। अच्छा, देखो मैंने ना अभी के लिए बेसिकली 2 नोड सेटअप कर रखी हैं, पपेट सर्वर 7 और पपेट क्लाइंट 7। ठीक है, ये CentOS 7 की मशीन्स हैं। एक्चुअली रेड हैट में वही डिपेंडेंसीज के इशू आते हैं थोड़े से, तो इसलिए मैंने CentOS की मशीन्स यूज कर ली थी। मेरे केस में देखो यहाँ पे DNS सेटअप है, तो मेरे को यूजुअली उतने इश्यूज नहीं आएंगे। बट आपके केस में अगर DNS अभी के लिए नहीं चल रहा हो, बाद में मतलब सेटअप कर सकते हो, तो आप उस केस में EDC होस्ट के अंदर एंट्रीज कर लेना अपनी सारी। ठीक है, जैसे मेरा बॉक्स है ना, वो आपको दिख रहा होगा कि नाम से लॉगिन कर रहा है, तो आप EDC होस्ट में एंट्री कर लेना, तो आप आराम से लॉगिन कर ले जाओ। ठीक है, ये 2 नोट्स बेसिकली मैंने सेटअप कर दी थी। बेसिकली उनका स्नैपशॉट भी मैंने रिवर्ट किया, रिवर्ट हो गया स्नैपशॉट। ठीक है, स्नैपशॉट रिवर्ट हो गया। ये बॉक्स जो है ये मेरा DNS सर्वर है बेसिकली। इसमें मैं पूरा इंफ्रा का DNS मैनेज करता हूँ, और जो भी मशीन बनाता हूँ मैं इसमें ऐड करता जाता हूँ। देखना चाहोगे अगर हाँ सर, वो मतलब साइड में से बड़ी सारी मशीन्स तो दिख रही हैं जो आपने बना रखी हैं। हाँ, अभी स्क्रीन दिख रहा है ना? मैं अपने DNS बॉक्स पे लॉगिन किया हूँ। मैंने यहाँ पे बेसिकली वेयर नेमली के अंदर 2 डोमेन्स यूज करता हूँ, एक टेक्निक्स का, एक लैब का। तो कोई भी मतलब टेस्टिंग के लिए मशीन होता है, मैं लैब में यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना DNS सर्वर सेटअप कर रखा है, तो बस मैं यहाँ पे जाके DNS एंट्रीज डाल देता हूँ नई, और यहाँ पे इसका अपडेट करता हूँ जोन नंबर। रिमेंबर आपको DNS याद है या नहीं, वरना हम लोग बाद में कभी DNS स्पीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कुछ डाउट हो DNS में तो। ठीक है, तो अभी ये बिल्कुल फ्रेश मशीन्स हैं। हम ये चेक कर लेते हैं कि ये इंटरनेट पिंग कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, आपकी मशीन इंटरनेट पिंग कर पाती है? हाँ सर, मैं मतलब शेयर करता हूँ, तो इंटरनेट तो पिंग गूगल पिंग होना चाहिए, तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, CentOS अपनी रिपोजिटरीज पकड़ाता है, आपको दिखा दे रहा हूँ एक नोट पे। CentOS अपनी कुछ डिफॉल्ट प्रोवाइड कराता है, तो यूजुअली पैकेज डिपेंडेंसीज के इश्यूज कम हो जाते हैं CentOS के साथ में, जो बाकी के साथ आपको मिलते हैं। चलो ठीक है, तो फिर हम लोग ये डॉक्यूमेंटेशन है पपेट का अपना, मैंने ये इंक्लूड कर दिया था। ये मैं आपको दिखा देता हूँ समय पूरा। इसी से मैंने बेसिकली देख के रेफरेंस डॉक्यूमेंट बनाया था कि हम कैसे बढ़ेंगे, कैसे नहीं बढ़ेंगे। 6 इंस्टॉल करते हैं, लेटेस्ट वर्जन वही है, पुराने वर्जन पे आपको इतना पूछता भी नहीं है। तो इसमें पूरा आपको दिया गया है कि आपका OS कौन सा है, किस टाइप का डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हो। अगर खुद पढ़ सकते हो तो इस डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी गुड, मैं खुद इसी से पढ़ता हूँ। 6 पे कैसे करोगे, 7 पे कैसे करोगे, कमांड्स भी उन्होंने दिए हैं। मैं बेसिकली बस कमांड्स टिक कर लिया हूँ उसके हिसाब से। ठीक है सर, जैसे मतलब ये इसमें मतलब डॉक्यूमेंट दे रखा है, तो वो जो आपने वो खोला था लिंक, हाँ, तो इसमें डेबियन का भी रखा है, तो मतलब इससे हम डेबियन भी मैनेज कर सकते हैं। हाँ, डेबियन मतलब अगर सूजे, आई थिंक विंडोज पता नहीं क्यों नहीं दिया, क्योंकि विंडोज भी पपेट मैनेज हो जाता है, बट हो सकता है 6 में ना होता हो। पुराने वर्जन से पपेट पे 6 विंडो मैनेज होता था, तो आप अलग डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, बट इनका डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, तो ज्यादा ढूंढना पड़ता है। उससे क्या मतलब है, आपको लिंक के अंदर लिंक मिलेंगे, तो आपको चूज चीजें ढूंढनी पड़ेंगी जाके। बट अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ते हो, इट्स वेरी गुड। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली स्टेप पे हम यहाँ पे एसएनएस को स्टॉप कर देते हैं। अगर आप एक और चीज पूछ रही थी कि मतलब अगर जैसे कंपेयर किया जाए तो इसको पपेट को एंसिबल से, तो कौन सा मतलब सही रहेगा सर पढ़ने के लिए? ठीक है, मैं समझा देता हूँ। देखो ग्रामेटिकली समझते हैं, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ये समझ लेते हैं मेरा पपेट या एंसिबल मास्टर है। ठीक है, और ये है मेरा क्लाइंट। ठीक है, अब बेसिकली जब मैं पपेट से बात करूंगा, तो पपेट क्या करता है, क्लाइंट की जो टेंडेंसी होती है पपेट के केस में, क्लाइंट की टेंडेंसी होती है कि यार मैं ना मास्टर के पास जाऊंगा और वहां से अपनी इंफॉर्मेशन फेच करके। ठीक है, ये मेरी पपेट के केस में है। अब मैं सेकेंडली आता हूँ एंसिबल पे। एंसिबल के केस में क्या होता है, एंसिबल कहता है कि मैं पुश करूंगा। ऑब्वियसली लेफ्ट इज द सर्वर, राइट इज द क्लाइंट, तो एंसिबल पुश करता है कॉन्फ़िगरेशन को। अब एंसिबल का बेनिफिट क्या है पुश करने का कॉन्फ़िगरेशन को, वो ये है कि एंसिबल विल गो ओवर एसएसएच, जबकि पपेट को अपने एंड पे एक एजेंट चाहिए होता है। जब भी आप एक एजेंट इंस्टॉल करोगे, डेफिनेटली आपको एक पोर्ट यहाँ पे ओपन करनी पड़ेगी।
जिस पोर्ट से वो कम्युनिकेट करेगा और वापस उसी पोर्ट के थ्रू एंटर करेगा ट्रैफिक लेके, तो कहीं पे एक वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है पोर्ट की। एसएसएच के केस में क्या है, आप डिफॉल्ट एसएसएच आपका ओपन ही होता है मशीन्स के बीच में, तो आपको कोई एडिशनल पोर्ट इनेबल नहीं करनी पड़ती है। अब बेनिफिट, अब एंसिबल में अब पहले हम आते हैं बेनिफिट पे, आपने क्वेश्चन पूछा है तो देखो एंसिबल का बेनिफिट क्या है, जो भी मशीन एसएसएच लेयर के ऊपर या इक्विवेलेंट एपीआई के ऊपर कम्युनिकेट कर सकती है, एंसिबल विल मैनेज इट। मैंने एंसिबल से लाइनक्स, विंडोज, वीएमवेयर, ESXi, सिस्को के जो राउटर होते हैं, इवन पोलो अल्टो की फायरवॉल तक मैंने मैनेज की है एंसिबल से, तो इसका वर्सेटिलिटी बहुत ज्यादा है एंसिबल की। प्रॉब्लम क्या है एंसिबल में, एंसिबल केवल कॉन्फ़िग पुश करता है, मेंटेन नहीं करता। तो आपने एक बार कॉन्फ़िगरेशन पुश कर दी क्लाइंट के ऊपर, अब कोई भी बंदा अगर जाके क्लाइंट पे उस कॉन्फ़िगरेशन को मैनुअली चेंज कर दे तो एंसिबल तो वो ठीक नहीं होगा। हाँ, उसके केस में सोल्यूशन आता है, दैट इज अ पेड सोल्यूशन, आप टॉवर इंस्टॉल कर सकते हो। टॉवर फ्रीक्वेंटली पुश करता है एक इंटरवल के बाद कॉन्फ़िगरेशन को, बट इट इज अ चार्जेबल सोल्यूशन। तो ये है। अब पपेट में क्या बेनिफिट है, पपेट एक एजेंट बेस पे काम करता है, इसका एजेंट बाय डिफॉल्ट 30 या 60 मिनट्स जो भी कॉन्फ़िगर कर दो आप, उस पे जाके वो बार-बार अपना कैटलॉग को चेक करेगा कि मेरे लिए क्या कैटलॉग बना है, अपने पास वापस आएगा क्लाइंट पे, वो ये देखिएगा कि मैं जो मेरे लिए कैटलॉग बना है उससे मैं कितना डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, वो अपने आप को उसी स्टेट में, डिजायर्ड स्टेट में लाने के लिए वापस ले आएगा। पपेट का बस ड्रॉबैक क्या है कि पपेट अभी भी बहुत बहुत पुराना प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी वर्सेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। ये केवल वहां काम कर पाएगा जहां पे इसका एजेंट इंस्टॉल हो पाएगा। देखो अगर आप VMware पे नहीं इंस्टॉल कर पाओगे तो यू कैन नॉट मैनेज इट। मैंने भी जो यूज केसेस देखे हैं वो यही देखे हैं कि पपेट लाइनक्स टू लाइनक्स ही मैनेज कर रहे हो आप, डिफरेंट वर्जन ऑफ लाइनक्स कर सकते हो, उबंटू डेबियन वो सब डिफरेंट थिंग, या विंडोज, उससे ज्यादा कहीं नहीं बढ़ रहा। अब अगर आप कहो कि मैं AWS जाके इंटीग्रेशन करूं तो पपेट नहीं कर पाता, एंसिबल कर लेता है। तो ये है, एंसिबल कर लेता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। मतलब हाँ वो तो मतलब ये तो सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। तो अगर सर मतलब आज के टाइम में अगर देखा जाए तो फिर मार्केट मतलब किसका है, मतलब पपेट का फिर मार्केट उसका है जो ज्यादा कवर कर सकता है। फिर सेकंड चीज अभी रिक्वायरमेंट किसकी है, जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पपेट बहुत बुरी तरह चल रहा है, बहुत पुराना डिप्लॉयड है, इवन कस्ट एप्लीकेशन का इतना ट्रस्ट है कि उनके पूरे कोड पपेट के ऊपर है, तो दे आर नॉट रेडी टू गो टू एंसिबल। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा शायद एंसिबल पे ना जाना चाहिए, दे वांट समथिंग कि जो मेरी स्टेट को मैनेज भी रखे, केवल पुश करने की बजाय। मैं पूरी कॉन्फ़िगरेशन पुश करूं और कोई पीछे स्क्रिप्ट या कोई क्रॉन उसको डिलीट मार दे तो व्हाट इज द पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को यूज करने का। दोनों अपनी जगह अच्छे हैं, दोनों का अपना यूज है, बट एंसिबल पढ़ना इज अ गुड ऑप्शन, गुड चॉइस नाउडेज। रेड हैट बहुत बुरी तरह प्रमोट करता है इसको, और 8 में तो बाय डिफॉल्ट एग्जाम डाल ही दिया रेड हैट ने, जो RHCE 8 का एग्जाम होता है, इट इज ऑल एंसिबल पेपर, ऑल एंसिबल पेपर। आप बिना एंसिबल जाने पेपर सॉल्व ही नहीं कर सकते। ओके, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना चाहते हो, अगर आप RHCE 8 पे जाना चाहोगे तो। नहीं सर मतलब वही जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा नहीं, पढ़ना चाहिए, मतलब मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन मानो तो एंसिबल जरूर आना चाहिए आपको, डॉकर जरूर आना चाहिए, ये दो चीजें आपको आना चाहिए अच्छे से। उसके ऊपर कुबरनेटिस है, जेनकिंस है, दैट इज ऑल रिक्वायरमेंट बेस्ड। AWS आपको आना चाहिए, आज के मार्केट में क्लाउड का है मार्केट। उसके अलावा इक्विवेलेंट क्लाउड कोई और आता है, Azure या OpenStack, दैट इज आल्सो बेनिफिशियल। मैंने खुद कंटेनराइजेशन में OpenShift को इसलिए सर्टिफाई किया पढ़ के कि यार रिक्वायरमेंट है कंटेनराइजेशन। OpenShift का, हां OpenShift सर्टिफाई किया। OpenShift तो इसका रेड हैट का ही है ना सर? रेड हैट का अपना प्रोडक्ट है। रेड हैट के मैंने 3 प्रोडक्ट सर्टिफाई किए हैं, OpenShift, Ansible, Puppet। Puppet का एग्जाम रेड हैट करा। अच्छा, पपेट का भी रेड हैट के, ओके ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं फिर। आई होप चीजें क्लियर होंगी आपको। जो चलो फिर पहले नोट पे हम लोग एसएनएस को डिसेबल मार देते हैं। ये सुबह पुट्टी है तो इसका बेनिफिट है, मतलब अपने एंड पे वो कर लूं, खोल लूं तो फिर मतलब मैं भी करता था। हाँ मतलब मेरे ख्याल से एक बार देख लो, ज्यादा इजी रहेगा। हम नेक्स्ट टाइम दूसरा सेशन खोल के तुम्हारा करवा देंगे अगर नहीं हो पाता है तो, क्योंकि वीडियो है तुम्हारे पास तो इजीली कर पाओगे, मतलब इफ यू वांट। मेरा ये एक बार देख लो पहले, उसका हम दोबारा तुम्हारे ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर हम दोबारा कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो पहले हम यहाँ पे एसएनएस को उसका डिसेबल मार दिया, क्यों समझते हुए चलते हैं, बाद में आपको हम सेटअप करवा देंगे पूरा।
अब ये कमांड जो है बेसिकली एक सेट का मैं सब्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं फाइल के अंदर एनफोर्सिंग को डिसेबल कर दूंगा। आप परमिसिव भी डाल सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। तो ये दोनों ये कॉमन कमांड है, इसलिए मैं दोनों पे ही डाल दिया। एक ये जो इसमें मतलब जैसे हम नॉर्मल तो सब्स्टिट्यूशन वाला ये पार्ट है, ये हाइफन हाइफन फॉलो सिम लिंक्स इसका अगर कोई सॉफ्ट लिंक भी बना रखा होगा ना तो उसको भी कर देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है। फिर आता है फायरवॉल। फायरवॉल पे इधर आप फायरवॉल सीएमडी यूज करो या आईपी टेबल्स यूज करो, तो आपको 8140 पोर्ट इनेबल करनी पड़ेगी। अभी के पॉइंट पे हम नहीं करते हैं, बाद में आप 8140 पोर्ट अगर इनेबल करना चाहो उसको भी हम कर देंगे। तो अभी लिए मैं इसलिए फायरवॉल को इसके डिसेबल कर दिया। 7 से आप मतलब कंफर्टेबल हो ना, 7 के कमांड्स थोड़े चेंज हैं, सिस्टम सीटीएल बेस्ड कमांड्स होते हैं। ये तो पता था। दिस इज समथिंग जो हम सर्विस पे यूज करते हैं, दिस इज समथिंग हम जो चेक ऑन। ठीक है सर, ठीक है। चलो अब हम बेसिकली जो रिक्वायर्ड आरपीएम है, ये इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन में ही दिया हुआ है कि ये रिक्वायर्ड आरपीएम आपको डालना पड़ेगा हर नोड पे। तो मैं इसकी नोड पे 7 से सर्वर पे भी डाल देता हूँ, साथ में क्लाइंट पे डाल देता हूँ। ये बेसिकली एक तरीके का, जैसे आप कभी ईपीईएल इंस्टॉल मारा है आपने, ईपीईएल के रिपोजिटरी वगैरह कॉन्फ़िगर किया पैकेजेस के लिए। ये तो बाय डिफॉल्ट आती इसमें आती है शायद एनेबल सेंटोस में तो आती है ना सर ईपीएल। इट्स लाइक अ ईपीईएल फॉर एक्स्ट्रा पैकेज फॉर पपेट। तो अब क्या होगा जब आपने इंस्टॉल मार दिया इसको, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक अपना पपेट का अपना बना देगा एक रेपो अलग से आपके लिए, कि अब तुम जो भी आरपीएम इंस्टॉल करोगे वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसने एक पाथ दे दिया है, बेसिक यूआरएल दे दिया कि यहाँ से आपके पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे, की दे दी। तो आपकी एक रेपो कॉन्फ़िगर हो गई, आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं करनी पड़ेगी, आरपीएम ने कॉन्फ़िगर मार दिया। तो अब हमें रेपो मिल गई। तो अब बेसिकली हम mlocate कमांड में दिखा दूंगा मैंने बाद में क्यों इंस्टॉल किया है, इसका रीजन बता दूंगा। क्योंकि पपेट जब इंस्टॉल होता है तो बाय डिफॉल्ट वो सिस्टम बाइनरीज में ऐड नहीं होता उसका पाथ, तो इसलिए मैंने mlocate को डलवा दिया। ओके, mlocate मतलब क्या करता है इसकी बाइनरी? लोकेट कमांड प्रोवाइड कराता है। ये लोकेट कमांड से आप कोई भी कमांड का नाम दोगे या फाइल का नाम दोगे, इट विल स्विच इनटू द बाइनरीज और उसको ले आता है। ठीक है, ओके। अभी इसको मैंने केवल मास्टर में चलाया, क्लाइंट पे नहीं चलाया। क्लाइंट चला जाएगा, इसको मुझे केवल मास्टर चलाना था। ये केवल मुझे, मैं पपेट सर्वर का आरपीएम इंस्टॉल कर रहा हूँ रादर देन क्लाइंट के। सर्वर तो मैं एक ही बनाऊंगा ना। ठीक है सर। वैसे डॉक्यूमेंटेशन को बना के मैंने चेक भी किया था। अच्छा, अब सेकंड थिंग आएगी पपेट में ना, आपको इस वाले वर्जन में, नए वाले में आपको जावा की वो डालनी पड़ती है कि मुझे कितनी मेमोरी मैं दे सकता हूँ जावा जब इस पे चल रहा होगा इसको यूज करने के लिए। तो देखो डिपेंड्स, बाय डिफॉल्ट जो जाती है वो शायद 2 GB के आसपास जाती है। आपने कितना अपनी मशीन को दिया है मेमोरी, उसके हिसाब से आप दोगे। जैसे मेरे केस में मैंने 1.4 GB के आसपास दे रखी है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 GB इसको रैम दूंगा तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो चलेगा ही नहीं, वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इस सेटिंग को 512 MB पे कर दिया। ठीक है, फॉलो करते चल रहे हो, समझ में आ रहा है ना आपको हम क्या कर रहे हैं? हाँ, मतलब ये तो खाली sysconfig के अंदर वो जावा का पैरामीटर सेट किया है कि इसे इतनी मेमोरी। जब पपेट सर्वर मेरे जब स्टार्ट होगा तो इट विल यूज दैट मच अमाउंट ऑफ जावा। अब ये फिर वही है कि प्रोडक्शन में हो सकता है कि जावा की रिक्वायरमेंट और ज्यादा हो, तो आपको सिस्टम पे रैम इंक्रीज करनी पड़ेगी उसके हिसाब से। हाँ, ठीक है, ओके। वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट होगी। हम तो लैब पर्पस से कर रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा हेवी या बड़े मॉड्यूल्स नहीं लिखेंगे। ठीक है। इसके लिए फिर अगर मतलब कुछ मेमोरी का इशू रहता है, अगर स्टार्ट नहीं होता तो कुछ एरर आता होगा, मतलब या अगर स्टार्ट नहीं होगा आपका सिस्टम सीटीएल में फेल हो जाएगा, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा एग्जैक्टली क्यों फेल हुआ। सिस्टम सीटीएल इज अ गुड कमांड। आप स्टेटस -l लगा देना कमांड के एंड में, तो वो आपको पूरी डिटेल देता है कि क्यों खत्म हो रहा है ये। अदरवाइज फिर ढूंढना पड़ेगा और मैसेजेस में देखो कि क्यों मेरा पपेट सर्वर स्टार्ट नहीं हो रहा, कहीं कोई कॉन्फ़िग एरर तो नहीं है। मतलब जो आपने कमांड बताई है क्या है, सिस्टम सीटीएल स्टेट मतलब -l कहाँ, मतलब स्टेटस में लगाना है, सिस्टम सीटीएल स्टेटस पपेट और फिर -l। सिस्टम सीटीएल स्टेटस, इसमें शायद सर्वर का नाम, जो पैकेज का नाम है पपेट सर्वर करके है, तो पपेट सर्वर और -l लगाना है। -l कोई भी कमांड, सिस्टम सीटीएल स्टेटस सर्विस नेम एंड -l। ठीक है। इसको और लगेगा जो इंटरनेट कनेक्शन सभी शेयर कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा स्पीड इतनी फास्ट नहीं आती।
सर वहाँ तो फिर भी आती है, तो घर में मैंने लगवाई, यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रही। अच्छा 5 मैं MBPS की सारी स्पीड है तो। अच्छा मेरा भी 10 Mbps का कनेक्शन है। कोई वैसे वॉइस में दिक्कत तो नहीं आ रही ना, वॉइस या वीडियो में दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं नहीं नहीं। नहीं कल उल्टा मैंने एक बंदे जैसे का मैंने पाइथन इस का इंस्टॉल किया था ना, मैं पाइथन का एक बंदा क्लासेस ले रहा था, मैं गया था उसमें, तो पूरा 1.5 घंटा सेशन निकल गया लेकिन वो एक शब्द नहीं बता पाया, इंटरनेट जा रहा था आ रहा था, इट वाज ऑल लाइक दैट। नहीं, इनफैक्ट जैसे मतलब मैं ऑफिस की मीटिंग ज्वाइन करता हूँ, तो वहां पे मतलब उनका जैसे स्लैक ये इस पे ब्लू जीन्स पे होती है, तो वहां पे इशू आता है। हैवी क्लाइंट होगा माइट बी, जूम इज अ लाइट क्लाइंट। चलो ठीक है हाँ, हम ये बहुत लाइट है क्योंकि, और सेकंड चीज ये भी होता होगा क्योंकि वो दोपहर में मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो जाता है, मतलब नाइट में तो फिर भी सही चल रहा ज्यादा है। यूज कर रहे होते हैं यूजर्स। तो चलो हमारा RPM इंस्टॉल हो गया। अब हम जो बता रहा था मैं चीज, वो सेटिंग हम चेंज कर देते हैं। यहाँ बाय डिफॉल्ट 2 GB होती है। 2 GB के लिए फिर मेरे को मेरी मशीन का रैम कंजम्पशन बढ़ जाएगा। बट एक सर, जब हमने लास्ट टाइम किया था, जब वो पहले वाला ये 3 में जो नहीं था, पपेट ये था, 3 में ये चीज नहीं थी। उसमें नहीं की थी ना हमने ये? नहीं 3 में नहीं थी ये। 5 और 6, 5 में भी आ चुका है, मैंने 5 में इंस्टॉल करके देखा था, तो 5 में भी आ चुका है और 6 में भी है ये चीज। तो सर आपने मतलब सारे वर्जन पे ट्राई करा है, मतलब यार देखो 3 के बाद तो? एक्चुअली मेरे ऑफिस में ना अपडेट हुआ 3 to 6, तो फिर मेरे को खुद भी ओके। अपने आप को अपडेट करना जरूरी था। चलो समझ लेते हैं, हमने वो वर्जन चेंज कर दिया। अब एक रूट सर्टिफिकेट बना देते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट साइनिंग पे काम करता है पपेट एजेंट, ऑब्वियसली एक सर्टिफिकेट से ही कम्युनिकेट करता है। तो अपने इस पपेट मास्टर सर्वर को हम एक सर्टिफिकेट साइनिंग अथॉरिटी बना देते हैं, ताकि कोई भी क्लाइंट आपके पास आए अपना सर्टिफिकेट साइन रिक्वेस्ट मांगे तो आप उसको साइन कर दो। लेट्स सी ये एरर देता है या नहीं देता, उस टाइम तो नहीं दिया था। बाइंडर फाइल्स एक इसने सर्टिफिकेट बना जनरेट हो दिया गया। है, यहाँ पे इसने अथॉरिटी बना दी। अब मैं बेसिकली स्टार्ट करता हूँ। ये एक शॉर्ट कमांड है जो मैं यूज करता हूँ, लोग यूजुअली यूज नहीं करते हैं। ये करता है इनेबल भी कर देता है और स्टार्ट भी कर देता है, दोनों स्टार्ट चेक भी चेक ओके। कॉन्फिग और स्टार्ट दोनों कर देता है। और फिर सब थोड़ा मतलब सा सही, ज्यादा टाइम लेता है स्टार्ट करने में। बट पता नहीं छोटी यार, कमांड है, मतलब कुछ वैसे सर्विसेज देखा पे जाए। नहीं भी काम करती है, मैंने कई बार देखा, मैंने इसको डिग डाउन नहीं किया क्यों नहीं करती, बट कुछ सर्विसेज पे नहीं काम करती है कमांड। तो माइट भी उसमें शायद उनकी जो स्क्रिप्ट्स लिखी हो वो सेट से लिखी हो। यहाँ हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाता है, तो हम देखते हैं कि कैसे चलता है। पपेट सर्वर थोड़ा सा टाइम लेता है अपने आप को इंस्टॉल करने में। अगर तुम चाहो तो हम लॉग्स देख सकते हैं, तब चलो कोई कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो देखना है हम देख लेते हैं कि मेरी सर्वर सही से स्टार्ट आ गई है नहीं आ गई। इट्स ऑल गुड। कभी ट्रबल शूटिंग करनी हो ना आ रही हो, -L लगा लेना एंड में, थोड़ा ज्यादा डिटेल्स दिखाता है आपको किसी भी उसके बारे में। ठीक है, जैसे आपको दिखा होगा नॉर्मल हमने चलाया तो कुछ नहीं दिखाया, जब हमने L लगाया तो उसने दिखाया कि आप इसको ऐसे ऐसे कमांड्स और भी हैं। इन एरर्स भी यहाँ पे आते हैं, उसको भी डिटेल एरर कर देता है। यू कैन यूज -L। तो मेरा पपेट सर्वर स्टार्ट हो चुका है इस वक्त यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, अपने पपेट सर्वर पपेट कॉन्फ़िग में जाके ये बता देता हूँ कि यही एक सर्वर है बेसिकली। सर एक और चीज पूछी थी, मतलब आज के टाइम में जॉब जॉब मतलब इस पे मिल जाती है? जॉब ना मतलब टूल्स कहीं टूल्स से मिलती है, आपको बोलना पड़ता है कि मेरे को यार ये टूल आते हैं। मतलब जितना ज्यादा आपको टूल्स आएंगे उतनी ज्यादा आपकी जॉब सिक्योर रहेगी। वो तो मतलब भाई सर, मतलब ऑनेस्टली बताऊं, मैं आपको दिखाता हूँ अपना पोर्टफोलियो। ठीक है, जितना आता है वो तो आता ही है। मैं अपने पोर्टफोलियो को खुद मतलब इतना भर के रखता हूँ कि यार कहीं ना कुछ हो ही जाए। जैसे सब कुछ लिख के रखना पड़ता है जनता के लिए कि भाई क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता, सब कुछ लिखना पड़ता है अपने पोर्टफोलियो में। मैंने ओएस में रेड हैट एंड सब पे काम किया है, हार्डनिंग की है, VMware किया है, पपेट एंसिबल, गिट किया है, रेड हैट सैटेलाइट किया है, नेगियोस तक पे काम किया है, LVM VXVM क्लस्टर पे किया है, VCS के बैश पे किया है, डॉकर ओपनशिफ्ट सब किया है, MySQL पढ़ा है, F5 तक पढ़ा है, तो हम पढ़ते भी नहीं है। तो ठीक है, जितनी आपकी प्रोफाइल डाइवर्सिफाइड होगी उतना आपको बेनिफिट होगा मार्केट में। डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब नॉर्मल सेंस में बोला है। नहीं सर वो तो अब देखो, अब मैं बेसिकली बताता हूँ आपको मैंने mlocate क्यों यूज किया था। जैसे मैं पपेट सर्वर CA लिस्ट ऑल देता हूँ तो वो बोलेगा कमांड नहीं मिला मेरे को। अब लोकेट के केस में कोई भी RPM इंस्टॉल करने के बाद अब अपडेट DB चला सकते हैं, तो वो डेटाबेस को अपडेट कर देता है। अब अगर आप लोकेट करोगे
पपेट सर्वर को, एक्चुअली बहुत बड़ा आउटपुट आएगा इसलिए मैं इसको लेस कर देता हूँ। तो वो दिखाएगा कि पपेट सर्वर कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है। मैं बेसिकली निकाल लूंगा कि मेरा बिन के अंदर कौन सा कमांड है पपेट सर्वर का, और मैं उसको यूज कर लूंगा। ठीक है, मेरा अपना सेल्फ साइन सर्टिफाइड हो चुका है ऑलरेडी, मेरा साइंड है। अब मैं क्लाइंट पे आता हूँ। मेरा पपेट सर्वर इज रेडी टू केटर एवरीथिंग। क्लाइंट के केस में हमने पहली 3 स्टेप्स हम कर ही चुके हैं। यहाँ पे मैं लिखी थी कि हमने SLX फायरवॉल और RPM बेसिकली डाल दिए। बस क्लाइंट के केस में यहाँ पे जो RPM जाएगा वो पपेट एजेंट जाएगा rather than सर्वर के। एंसिबल पढ़ो, अपने आप पढ़ो, इट्स अ वेरी गुड टूल। अपने आप तो पढ़ने का तो मुझसे पढ़ लो, मुझे पैसा दे दो, इट्स अप टू यू। देखो मैं किसी को पुश नहीं करता, इट्स अप टू यू कि आप कैसे पढ़ना चाहते हो। अगर सबको सब कुछ पढ़ लिया तो मैं क्या करूँगा? मुझे फिर ऐसे ही रहता है, आज करेंगे कल करेंगे, सब फिर हो ही नहीं वाला। एक्चुअली एक वो कोर्स चाहिए होता है कहीं ना कहीं से पढ़ने के लिए। मैंने खुद कुबरनेटिस पढ़ना स्टार्ट किया है अभी तो। बाकी मार्केट में तो गूगल मारो, गूगल पे खुद रिसर्च करो कि कौन सी टेक्नोलॉजी है आज की डेट में। अगर इफ यू कैन गो फॉर AI या ML तो दैट इज आल्सो बेनिफिशियल थिंग, बट वो ये कि आपका वो बैकग्राउंड होना चाहिए। हम लोग का बैकग्राउंड है नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है, वो बिल्कुल नया स्कोप हो जाएगा अपने आप में एक्सपैंड करना। मतलब आने वाला टाइम मार्केट तो है AI का और इसका। हाँ नहीं, यू आर वैसे चैंपियन, तुम लोग कहाँ से निकल के मतलब यहाँ पे आ गए इतना पढ़ने, वही बहुत बड़ी बात है अपने आप पे। चलो कोई नहीं, हमने skippuppet.conf थोड़ा चेंज हो गया स्ट्रक्चर, अब etc puppet labs के अंदर होती है। पहले etc puppet.conf होती थी, अब etc puppet labs। puppet को हम एंटरप्राइज वर्जन यूज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल वर्जन यूज कर रहे हैं। तो इवन मेरे ऑफिस में एंटरप्राइज है, वहाँ पे puppet labs ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। puppet.conf पे जाएंगे हम, क्लाइंट को बस एक बार इसका एक मेन सेक्शन डिफाइन कर देंगे और हम ये बोल देंगे कि भाई देख, तेरा जो मास्टर सर्वर है वो मेरा puppet सर्वर 7 है, लेकिन जो तुम सर्टिफिकेट लेके जाओगे वो तुम पपेट क्लाइंट 7 के नाम का सर्टिफिकेट लेके जाओगे, मतलब मेरे अपने होस्ट नेम का। यहाँ पे अगर तुम कोई और होस्ट नेम दे दोगे तो वो उस सर्टिफिकेट को लेके जाएगा। सो बी कॉशियस कि आप क्या सर्टिफिकेट का नाम देंगे। ठीक है, क्लियर है ना ये पॉइंट? ठीक है, चलो अब हम पपेट सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे पपेट सर्वर ना लगा के बेसिकली पपेट होगा। ये मेरा स्टार्ट हो गया। शॉर्ट कमांड है, अच्छी कमांड लगती है, कोई एरर तो नहीं आया? ठीक है, कोई एरर। अब मैंने बेसिकली यहाँ पे कर दिया। अब पॉइंट ये है कि मेरा जो सर्टिफिकेट है ये मेरा क्लाइंट है। ऐसा आप लोगों को पहले थ्योरी में याद होगा, मेरा क्लाइंट सर्टिफिकेट लेके मास्टर के पास गया अपना। अब देखते हैं क्या मास्टर को नया सर्टिफिकेट दिखना शुरू हो गया। यस, पहले बात समझते हैं कि दोनों क्यों नहीं दिख रहे हैं। जब ऑल लगाओगे तो दोनों दिखेंगे, एक उसका जो उसके पास ऑलरेडी साइंड है और एक जो साइनिंग मांगने आया है उसके पास। अब पपेट सर्ट कमांड नहीं चलता है, इन्होंने ऑल टुगेदर न्यू कमांड इंट्रोड्यूस कर दिया, पपेट सर्वर्स ये करके। तो आप जब भी साइनिंग वाइनिंग करोगे आप इसी कमांड से करोगे। क्लियर है ये पॉइंट? तो मैं बेसिकली अपने इसको साइन कर देता हूँ हाइफन सर्ट नेम, और सर्ट नेम में जो मेरे पास सर्टिफिकेट लेके आया है जिस नाम का सर्ट नेम, उसको मैं साइन कर दूंगा। उसका होस्ट ये मेरा सर्टिफिकेट साइन हो गया। अब मैं देखो अगर CA लिस्ट दिखाऊंगा तो मेरे को CA लिस्ट में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास अभी कोई और आउटस्टैंडिंग CA नहीं है। और लेकिन अगर आपको ये देखना है कि कौन कौन से मेरे से साइन हुए हैं या मेरे पास कोई डेटाबेस में है, वो ये बॉक्सेस। कभी भी ध्यान रखना प्रोडक्शन में अगर आपके बॉक्स का नाम चेंज होता है या होस्ट नेम चेंज करते हो और वो पपेट मैनेजर है तो आपको पपेट में भी जाके सर्टिफिकेट को रिमूव करना पड़ेगा पहले, फिर वहां से नया नाम अपडेट करके भेजना पड़ेगा पपेट के पास साइन के लिए। क्लियर है? जैसे अगर तुम इसका नाम चेंज करते हो कुछ भी तो तुम्हें नया सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा इसके लिए। अगर कभी टेस्टिंग करना चाहोगे तो हम किसी और दिन किसी और लेक्चर में टेस्टिंग कर लेंगे वो वाली जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक। अब हम लोकेट करते हैं पपेट कमांड को, मुझे याद नहीं है कहाँ पे है। ये एरर आता है अगर आप अपडेट भी नहीं करते हो, एक बार आपको डेटाबेस का बिल्ड करना पड़ता है। अब ये आ गया। तो जो मतलब ये हम जो अपडेट DB चलाते हैं
ये इस सर्वर पे मतलब एक ये कोई भी डेटाबेस है जो पूरा अपडेट, जब भी आप कोई नया आरपीएम डालोगे और आरपीएम जो भी नई फाइल्स लेके आएगा वो अपने डेटाबेस को अपडेट Okay. कर देगा उस चीज के साथ। Got it? ये मेरे को मिल गया मेरा पपेट कमांड। बाद में पाथ में डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइफन टेस्ट चलाऊंगा, मेरा पपेट बिना किसी फेलियर के खत्म होना चाहिए। ठीक है, मेरा पपेट बिना किसी फेलियर खत्म हो गया। दिखा मुझे इसलिए कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि कुछ मैंने बनाया नहीं है अभी तक। आप मतलब कुछ डिप्लॉय किया तो ठीक है। एक बेसिक सेटअप करके देख लो, छोटा सा कुछ बना के, अगर 2 मिनट और दो। हाँ सर, बेसिक पपेट लैब्स में हम चलते हैं। यहाँ पे आप सारा स्ट्रक्चर कोड के अंदर आ चुका है। कोड में आप मॉड्यूल्स में जाओगे और यहाँ पे आप अपने हिसाब से सॉरी आप कोड में एनवायरनमेंट के अंदर जाओगे। इन्होंने पहले एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट था वो पूरा हटा दिया, अब एक सिंगल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट रखते हैं। आप बेसिकली इस पाथ के अंदर जाओगे, यहाँ आपको मैनिफेस्ट मिलेगा, मॉड्यूल्स मिलेगा। यहाँ आप मॉड्यूल्स के अंदर जाओगे, जैसा हम पहले कर चुके हैं टेस्टिंग, एक बना लेता हूँ फटाफट एक टेस्ट मॉड्यूल mkdir टेस्ट मैनिफेस्ट लिख लेते हैं। एक और चीज होती है, अगर आपको नहीं श्योर हो कि मैं पैकेज इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा पैकेज किस टाइप का होता है, मतलब पैकेज रिसोर्स किस टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है, तो आप मैंने कुछ पहले यूज किया था कमांड, सॉरी यहाँ में रिसोर्स पैकेज तो आप ये देख सकते हो कि मेरा पपेट जो पैकेज टाइप का रिसोर्स होगा उसकी कॉन्फ़िग कैसे डिफाइन करनी है को आप ऐसे भी पिक कर सकते हो यहाँ से इसको। ठीक है, बेसिकली पपेट मैनेज नहीं है इसलिए एसएसएच को वो दिखा नहीं रहा है यहाँ से। अब हम चलते हैं वीआई जो हमने मॉड्यूल बनाया था अपना टेस्ट पैक मैनिफेस्ट init.pp का। मतलब ये पैकेज एक बार जो आपने ये एक बार रिपीट करना, क्या बोल रहा है पैकेज? कोई भी पैकेज टाइप का पपेट चलो हम समझेंगे, अभी समझेंगे। ठीक है, अभी समझते हैं इसको, थोड़ा सा रोक देते हैं। फटाफट क्लास देता हूँ मैं पहले, इसका टेस्ट पैक नाम का क्लास था। अब इसके अंदर मैं केवल एक रिसोर्स मैनेज कराऊंगा। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं वो तो नहीं ही कराऊंगा एसएसएच, यहाँ मैं इसका httpd इंस्टॉल करा देता हूँ। ये समझ लो कि मैंने एक शॉर्ट हैक यूज कर लिया ये देखने के लिए कि httpd का पैकेज कैसे इंस्टॉल होता है। यहाँ पे मैं इसको प्रेजेंट कर देता हूँ। पर्च का मीनिंग क्या होता है, मतलब वो डिलीट देखना पड़ेगा। हाँ, सब कुछ ऐसे ही होना चाहिए सॉर्ट ऑफ। ये मैंने अपना कोड लिख लिया। अब मैंने टेस्ट पैक बनाया है। मैं गया vi manifest site.pp के अंदर गया, site.pp बनाई। यहाँ पे मैंने अभी इस पे टेस्टिंग नहीं स्टार्ट की है तो हो सकता है मैं थोड़े से इश्यूज आए। क्या हो गया इसको, चलो ठीक है पहले बाहर निकलते हैं, इस लाइन को कॉपी करके फिर देखते हैं क्यों एरर आ रहा है। मैं कहाँ पे हूँ, मैं मॉड्यूल्स के अंदर हूँ। ठीक है, vi manifest यहाँ पे site.pp लिखूंगा। एक बार पपेट सर्वर की सर्विस को स्टार्ट कर देता हूँ। बार बार करना नहीं पड़ता, लेकिन फर्स्ट टाइम कोई स्ट्रक्चर बनाते हो ना तो कर देना चाहिए। एक बार अगर हम खाली वहाँ पे कोड चलाते हैं डिप्लॉय करने का, मतलब रीस्टार्ट करे बिना, तो नहीं मतलब शायद इसलिए ना होता क्योंकि मैंने नई फाइल बनाई है site.pp की। ये पपेट की ऑलरेडी नोन कॉन्फ़िगरेशन में नहीं थी, तो हो सकता है पपेट समझ ना पाए कि ये site.pp बन चुकी है और इसके अंदर कुछ आ चुका है। अगर मैं केवल मॉड्यूल ये बनी हुई है इसके बाद जब मॉड्यूल्स लिखूंगा तो मैं बार-बार स्टार्ट नहीं करूंगा इसको, सिर्फ यहाँ पे डालता जाऊंगा। तो पपेट डेटाबेस में लिख चुका होगा ये फाइल आप बना चुके हो। हाँ, तुम जो कह रहे थे बेसिकली मैं ये कह रहा था यहाँ पे, जैसे एक शॉर्टकट होता है, आपको नहीं पता कि फाइल टाइप का रिसोर्स किस टाइप के पैरामीटर्स को चाहिए होता है, तो यहाँ पे ही आप ये हो गया मेरा बात कर लेते हैं 2 मिनट उस पर जो हम कह रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें नहीं पता कि फाइल टाइप का रिसोर्स किस टाइप की वैल्यूज को लेता है लिखते वक्त, और ठीक है यू डोंट हैव इंटरनेट कनेक्शन इस फिल्म,
तो आप ये यूज कर सकते हो। आप फाइल डालोगे तो आई थिंक कि सारी फाइल्स इतने सिस्टम पे मैनेज है, नहीं लोड कर पाया, कोई दिक्कत नहीं। हम एक स्पेसिफिक फाइल लेके देख लेते हैं कि स्पेसिफिक फाइल लिख के वो क्या क्या स्टैंजास फॉलो करती है। मैं उस हिसाब से स्टैंजास डाल सकता हूँ अपनी फाइल के अंदर, एक बेसिक फाइल मैनेज करने के लिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल EDCFS स्टाइल मैनेज करना चाहूंगा पपेट से, मैं पूरा स्टैंडर्ड डालूंगा एंड इट विल वर्क। अदरवाइज आप अपने हिसाब से स्टैंडर्ड्स वैल्यू चेंज कर सकते हो, ओनर क्या होगा, मोड क्या होगा, कंटेंट कहां से कैसे होगा। एक पपेट रन चला के देखते हैं कि क्या मेरा क्लाइंट ये पिक करना शुरू कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कर पाएगा तो फिर देखना पड़ेगा इसको क्या दिक्कत है। अब एक हर बार नई वर्जन के संग पपेट मारता है तो वो देखो HTTP इंस्टॉल करते हैं। मेरा पपेट सक्सेसफुली चल रहा है और बढ़िया इंस्टॉलेशन काम कर रहा है। अब बताओ कोई क्वेश्चन हो इसमें तो। सुनील कहाँ गए? सर पता नहीं आवाज। हाँ, आ रही है आवाज मेरी? हेलो। हाँ हाँ अब आ रही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ हमने बेसिकली यहाँ पे कोड लिख के देख लिया। ये सुनाई दिया मैंने क्या कहा था इसके बारे में? हाँ मतलब ये तो मतलब उस जो भी फाइल है उसके सारे एट्रीब्यूट्स आ गए ना। हाँ, ये तो बेसिकली हमने पपेट चला के देखा यहाँ पे और उसने HTTPD को इंस्टॉल कर दिया। तो ये चीज है बेसिकली इसमें। और बताओ, अभी आई थिंक यहीं पे रोक दें। आप प्रैक्टिस करना चाहोगे एक बार खुद पहले यहाँ तक? हाँ सर। है ना, ज्यादा बेटर रहेगा। मैं ये वीडियो अब देखता हूँ जहाँ पे सेव होता है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ और एक बार आप बना के फिर टेस्ट करके देखो। अगर कुछ ऑडियो लैग्स भी रहे होंगे ना तो वीडियो में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और वो जो डॉग था वो वही वाला है ना जो आपने एक बार उस व्हाट्सएप किया था? हाँ वही डॉक है, तो वीडियो के अंदर भी शेयर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, वो मैं एक बार देख के मतलब आप प्रैक्टिस करो पूरा, मेरे को कंफर्म करो कि कब तक जब आपका हो जाए तो हम नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस बार बहुत ज्यादा थ्योरी पे नहीं अटकाएंगे, फटाफट कोड बढ़ाते चलेंगे और समझते चलेंगे चीजें क्या कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है। तो मतलब कल करेंगे फिर या परसों? आप आराम से टाइम ले लो, एक बार खुद टेस्ट कर लो, फिर मेरे को बताओ नेक्स्ट क्लास हम कब करते हैं। ठीक है, आप अपना टाइम ले लो, 1-2 दिन ले लो मेरे ख्याल से। ठीक है सर। और इसमें अगर वो भी मैनेज कराना तो हो जाएगा ना डेबियन का? फिर मैं देख लूंगा। हाँ डेबियन में मैनेज है, कोई इशू नहीं है। मैंने किया नहीं है बट कोड देख के करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, आप एक बार कोई शेयर कर दो, मैं भी देख लेता हूँ, मतलब करता हूँ थोड़ा बहुत। चलो फिर आपको पिंग कर दूंगा मैं कोई अगली क्लास के लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके सर, थैंक यू सर।